वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास में हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो जो उसका फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है व्हाट इज ईसीआई। ईसीआई क्या है कोई बताओ थोड़ा, ध्यान से देखकर नहीं, कुछ अपने मन से हिंदी में कुछ पता हो आपको। इलेक्शन कमीशन होता है जो बताता है कि चुनाव कैसे क्या होने चाहिए, अगर कोई गड़बड़ हो रही है कोई दिक्कत हो रही है तो हमें चुनाव आयोग से कंप्लेंट करते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसको टेक ओवर करता है। ठीक है, एक तो ये एक हो गया। और कुछ फर्स्ट इलेक्शनल कमिश्नर कौन था, कब ये चीज़ स्टार्ट हुई, कौन से सन में, कौन से ईयर में, कौन से डेट, कौन से मंथ, ऐसा कुछ नहीं था। चलो ये इसमें पढ़ना है। व्हाट इज ईसीआई लिखा है यहाँ पर, व्हाट इज इलेक्शन कमीशन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कैसी बॉडी है? इंडिपेंडेंट, मतलब जो खुद से डिसीजंस ले सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये मैनेज करती है इलेक्शंस को। कहाँ पर? इंडिया में जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं उनको ये मैनेज करती है। कौन कौन से इलेक्शन? जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं उनको मैनेज करेगा। स्टेट लेजिस्लेटिव वाले असेंबलीज के जो इलेक्शंस होते हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन देखता है। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी इलेक्शन कमीशन देखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो इलेक्शंस कहाँ से हो रहे हैं? इलेक्शन कमीशन बॉडी के थ्रू। इलेक्शन कमीशन उसको क्या करा रहा है? उसको करा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इट मैनेजेस इलेक्शन इन इंडिया फॉर द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको क्या कर रहे हैं? इलेक्शंस को, यहाँ के इलेक्शंस को मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की अगर बात करें इलेक्शन कमीशन का, जो बैकग्राउंड रहा है, मतलब पहले कब से शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ें, उसके बारे में अगर बात करें तो लिखा है इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शंस इन इंडिया आर मेंशन्ड इन द पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में मेंशन है इसके बारे में? पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो 15th पार्ट है उसके अंदर ये वाली चीज़ मेंशन है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इंटू 25 पार्ट्स। अच्छा ये भी ध्यान रखना, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है और टोटल 12 शेड्यूल्स इसके अंदर है। 12 शेड्यूल्स इसमें है और 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद द इलेक्शन कमीशन इंडिया वाज सेट अप ऑन 25 जनवरी 1950। कब सेटअप हुआ है ये ध्यान रखना, डेट 25 जनवरी 1950 को सेटअप हुआ है, ये ध्यान रखना। क्या? इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329। तो 324 आर्टिकल से लेकर 329 आर्टिकल्स जो हैं वो सारे क्या कर रहे हैं? वो सारे एक्सप्लेन कर रहे हैं अबाउट द पावर्स, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन इंडिया। मतलब इलेक्शन कमीशन है जो इंडिया का, इन आर्टिकल्स में क्या हो रहा है? वो एक्सप्लेन हो रहा है। एक्सप्लेन वहाँ पर गिवन है कि इस वाले आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में सारा गिवन है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड क्या है? 15th पार्ट है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, ध्यान रखना। अच्छा कितने आर्टिकल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में? टोटल ये बता रहे शब्द काजल, ऋतिका, नेहाल, आरुषि बनाते हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता तो ये होमवर्क है, इसको ढूंढ के आना। ठीक है, इसको ढूंढ के आना कितने टोटल आर्टिकल्स हैं। बट 324 से लेकर 329 के आर्टिकल्स तो क्या है इसमें एक्सप्लेन हो गए। वही आर्टिकल्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि इन आर्टिकल्स में क्या क्या है और क्या क्या एक्सप्लेन हो रखा है। आर्टिकल 324 की बात करते हैं तो इसमें लिखा है पावर टू मैनेज इलेक्शंस गिवन टू इलेक्शन कमीशन। कि इसमें क्या है? पावर है किसको? मैनेज कर सके इलेक्शंस, जो कि इलेक्शन कमीशन को दी गई। तो ये सिंपल सा लिखा हुआ है कि उसके पास पावर है। 325 आर्टिकल में बोला जा रहा है नो वन कैन बी डिनाइड टू वोट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर। तो ये वाला मतलब कास्ट बेस्ड नहीं है इलेक्शन, ये वाला चीज इसमें भी बना है 325 में। 326 इलेक्शन बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, एनीवन 18 प्लस कैन वोट। तो 18 प्लस वाला जो क्राइटेरिया है वो इस वाले आर्टिकल में मेंशन है। 327 पार्लियामेंट कैन मेक लॉज और इलेक्शन। जो पार्लियामेंट है वो इलेक्शन के लिए लॉज को बना सकती है। लॉज बनाने का जो वर्क है वो इस वाले इसमें मेंशन है आर्टिकल में, जो रिलेटेड है किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो रिलेटेड है। 328
स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज फॉर देयर इलेक्शन। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो क्या बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, किसके लिए, इलेक्शंस के लिए। 329 कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर इन इलेक्शन मैटर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये जब इलेक्शन का सारा प्रोसेस चल रहा है तो उसमें कोर्ट डायरेक्टली कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, वो वाली जो स्टेटमेंट है वो बात लिखी गई है 329 आर्टिकल में। तो जो ये वाले हैं, ये वाले जो 6 आर्टिकल हैं, इनको ध्यान रखना कि इन आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, क्योंकि ये रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इसको अच्छे से यहाँ पे लर्न कर लेना, ध्यान रखना। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्शन कमीशन पे। स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारे कमीशन का। अर्लियर इलेक्शन कमीशन इंडिया हैज ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर। मतलब पहले ऐसा तो होता था कि सिर्फ एक ही था, एक ही रूलर होता था, एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था जो रूल कर रहा था। बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 हेल्ड, जब 1989 का ये वाला इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर आया, इसमें हो गए मल्टी मेंबर बॉडी, मतलब इसमें और भी मेंबर्स इंक्लूड होने लगे। मल्टी मेंबर बॉडी ये एक बची। तो जो ये एक स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना कि पहले क्या था और उसके बाद क्या होने लगा। नाउ इट हैज, अब इसमें कितने हैं ये गिवन है, मतलब 1989 वाले एक्ट के बाद कितने इसमें आ गए। तो पहला है इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको हम CEC भी बोलते हैं, और सेकंड 2 इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे रहेंगे। तो इलेक्शन कमिश्नर सब 2 हो गए और एक आ गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें ये स्ट्रक्चर है कमीशन का कि इस कमीशन के अंदर क्या क्या है और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहने वाला है, ये गिवन है यहाँ पे। एंड इलेक्शन कमीशन का जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। एट द स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन इंडिया इज हेल्प बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि एक IAS ऑफिसर होता है। ये ध्यान रखना है इसमें कि स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन कमीशन है वो हेल्प होती है किसकी, बाय एन IAS ऑफिसर। अब अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की बात करें कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जो सारे ऑफिसर्स हैं, उनको अपॉइंट कौन कर रहा है और कैसे उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है, और उनका जो टेन्योर है, मतलब कितना वो काम करेंगे, वो कहाँ से किस बेसिस पर सेट होता है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट से अपॉइंट हो रहे हैं। जो इनका टेन्योर रहेगा कि कितने पीरियड, कितने साल, मतलब कितने उस पर काम कर सकते हैं, क्या रहता है, ये रहेगा 6 ईयर्स, मतलब 6 साल तक, और अंटिल द एज ऑफ 65 विच एवर कम्स फर्स्ट, कि पहले अगर 65 की एज पहले आ गई और उनको 6 साल नहीं हुए तो भी वो हट जाएंगे अपने टेन्योर से, और या फिर 6 ईयर्स के एज तक, मतलब 6 ईयर्स के पीरियड तक वो वर्क कर सकते हैं। ये उनका टेन्योर रहता है किसका, इलेक्शन कमिश्नर। स्टेटस है सेम एज सुप्रीम कोर्ट जजेस इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड पर्क्स, मतलब सैलरी और पर्क्स के बारे में लिखा है कि सेम एज सुप्रीम कोर्ट जजेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको एक अपॉइंटेड ध्यान रखना है और एक इनका टेन्योर ध्यान रखना है कि क्या टेन्योर होता है और कौन इनको अपॉइंट करता है। अब इसके बाद आते हैं रिमूवल प्रोसेस पर। अब हमें रिमूवल प्रोसेस भी पता होनी चाहिए। अगर हमें अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पता है तो वो रिमूव कैसे होते हैं। रिमूवल के प्रोसेस देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस एंड CAG क्या कर सकते हैं, कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के थ्रू उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई कोर्ट जजेस एंड CAG एंड आपके पास लिखा है CEC, ये रिमूव हो सकते हैं विद बाय द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट, बाय पार्लियामेंट, एंड इनको रिमूव कर सकते हैं कौन, जो इलेक्शन कमिश्नर। अब यहाँ पे लिखा है CAG का क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर होते हैं ये, जो कि ऑडिट्स लेते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट्स की, तो इंश्योर पब्लिक मनी इज स्पेंड लीगली एंड प्रॉपरली। तो ये मिलके बने कि ये वाले जो ऑफिसर हैं, जो CAG लिखा है, ये कौन होते हैं, किस तरीके के ऑफिसर हैं, उनका क्या काम रहता है। तो मेनली किसके लिए होता है, ये ऑफिसर हैं जो कि ऑडिट जर्नल्स वगैरह लेते हैं, किसके, अकाउंट्स के, गवर्नमेंट अकाउंट्स के, और पब्लिक मनी देख रहे हैं वो कि स्पेंड सही से हो रही है या नहीं हो रही। अब आते हैं फंक्शंस। अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर जो बॉडी बनाई गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके फंक्शन क्या रहते हैं, मतलब ये लोग काम क्या करते हैं, ये यहाँ पे लिखा है। तो ये हमने पहले देखा, इलेक्शन को मैनेज कर रहे हैं किसके लिए, लोकसभा, राज्यसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को क्या करें, पूरा मैनेज कर रहे हैं, उनको पूरा अच्छे से देख रहे हैं। मेन रोल्स इनके क्या क्या रहते हैं, डिसाइड्स इलेक्शन डेट एंड शेड्यूल्स, तो इलेक्शन की डेट और शेड्यूल को भी ये डिसाइड करते हैं, यहीं से निकल के आती हैं डेट्स। प्रिपेयर्स द इलेक्टोरल रोल्स, मतलब वोटर लिस्ट जो हम देख रहे हैं, वोटर लिस्ट जो आती है वो भी यही क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इशूज EPIC वोटर ID कार्ड्स इशू करते हैं। डिसाइड्स लोकेशंस फॉर पोलिंग स्टेशन, काउंटिंग सेंटर, असाइन वोटर्स टू पोलिंग बूथ्स एंड
ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये सारा गिवन है कि जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड जितने प्रोसेसेस रहती हैं वो सभी आती हैं किसके अंडर, इलेक्शन कमीशन की जो पूरी बॉडी है उसी के अंडर। अलॉट्स इलेक्शन सिंबल टू पार्टीज, मतलब इलेक्शन के जो सिंबल्स होते हैं, जो चुनाव चिन्ह होते हैं, वो भी यहीं से अलॉट होते हैं, ऐसे खुद से नहीं बना के रख लेते हैं, बट वहाँ पे अलग अलग तरीके से वोटिंग रखी जाती है कि क्या सिंबल होना चाहिए। रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पार्टी रिकॉग्निशन एंड सिंबल, पार्टीज में जो रिकॉग्निशन और सिंबल्स को लेकर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं, उनको भी रिजॉल्व करते हैं। एडवाइसेज ऑन पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, इश्यूज अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो अलग अलग कोड्स को भी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं ताकि इलेक्शन क्या रहे, फ्री रहे और फेयर रहे और ट्रांसपेरेंट रहे, उसके लिए सारा गिवन है। तो ये सारे क्या है, मेन रोल्स हैं किसके, इलेक्शन कमीशन की बॉडी के। सेट्स एंड मॉनिटर्स पेंडिंग लिमिट्स ऑफ कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द कैंपेन्स। अच्छा, अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है, अब इम्पोर्टेंट तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इलेक्शन को मैनेज करें, इलेक्शन अगर सही से मैनेज नहीं होंगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो पाएगी, तो इम्पोर्टेंस तो है काफ़ी। इलेक्शन कमीशन इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुली होल्डिंग इलेक्शन सिंस 1952। तो यहाँ पे ईयर गिवन है 1952 से क्या कर रहे हैं, इलेक्शंस को मैनेज कर रहे हैं और वो भी सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ घोटाला हो गया, ऐसा नहीं होता। इट प्रमोट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रमोट करें। इक्वलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म, ये सब इक्वल रहें, ट्रांसपेरेंट रहें और प्रोफेशनलिज्म को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करके काम करता है। मेक श्योर ऑल एलिजिबल वोटर्स कैन वोट इन सेफ एंड इंक्लूसिव वे, कि जो सारे ही वोटर्स हैं, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो 18+ हैं, वो सब अच्छे से वोट कर सके बिना किसी रुकावट के, बिना किसी उसके परेशानी के। क्रिएट्स अवेयरनेस अमॉन्ग्स, ये अवेयरनेस क्रिएट करता है किसमें, वोटर्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में, कैंडिडेट्स में और ऑफिशियल्स में। एनकरेजेस इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी विद इन पार्टीज, बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द इंडियन इलेक्शन सिस्टम। इंडियन इलेक्शन सिस्टम में क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे गिवन है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस हमें पता है, इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है इलेक्शन कमीशन। अब आते हैं मेजर चैलेंजेस फेस बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब अगर कोई भी चीज़ बिल्डअप होती है तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, तो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को। फर्स्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इंक्रीज इन यूज ऑफ मनी पावर, violence and criminal background candidates. ECI find it hard to fully control this. मतलब कई जगह पे क्या हो रहा है कि यूज इंक्रीज हो रहा है, किसका, पावर का यूज हो रहा है, मनी का यूज हो रहा है और वायलेंस का भी यूज हो रहा है। तो वो एक क्या आ गया, हमारे पास एक चैलेंज आ जाता है ECI के पास। मिस यूज ऑफ पावर बाय रूलिंग पार्टीज, जो पार्टीज अभी रूल कर रही है वो पावर्स का मिस यूज कर लेंगे, ये हमें पता है मिस यूज होता है। लार्ज स्केल ट्रांसफर्स ऑफ ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स हैं उनका ट्रांसफर लार्ज स्केल पर होने लगता है। यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल बिल्डिंग्स फॉर कैंपेनिंग के लिए गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज होने लगता है, अलग अलग बिल्डिंग्स का यूज होता है। वॉलेटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, लिमिटेड पावर्स ओवर पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके पास पावर जो है वो लिमिटेड ही रह जाती है, ऐसा भी यहाँ पर एक चैलेंज है। नॉन ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट होती है, मतलब जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी ट्रांसपेरेंट नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड EC इज नॉट ट्रांसपेरेंट बेस्ड ऑन गवर्नमेंट चॉइस, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, कैसे रहेगी है, गवर्नमेंट की चॉइस पर ही रहती है, मतलब जो गवर्नमेंट करेगी उसी बेस पे क्या होगा, अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर होंगी, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इश्यूज विद EVMs, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं उनके साथ भी इश्यूज आने लगते हैं कभी कभी। People complain that EVMs voting machine don't work properly, can be hacked or don't record votes correctly. This make voters lose trust in voting system. ठीक है, अब वे फॉरवर्ड यहाँ पे कुछ हमें सॉल्यूशंस गिवन है कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ सॉल्यूशन भी होता है। The election commission should always stay alert and fair, especially among the junior staff, to gain public trust. Use VVPAT, voter verified paper audit rate in more constituencies. ठीक है, गिव मोर लीगल पावर, जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा लीगल तरीके से यहाँ पे पावर लीगली दी जाएगी। इंश्योर करेंगे गुड लीडरशिप, कि सबके बीच में लीडरशिप क्या रहे, ठीक रहे। एज पर सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC, द चीफ इलेक्शन एंड इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पे लिखा है, ध्यान से सुनना, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन शुड बी चूजन बाय अ ग्रुप
कॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल्स, मतलब ये कह रहे हैं कि ना इम्पोर्टेंट पीपल्स को भी कुछ इंक्लूड करेंगे। जब क्या करना है यहाँ पर हमें चूज करना है ग्रुप ऑफ पीपल को, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे ये सब। एक प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड रहेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा इंक्लूडेड होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो दूसरी पार्टी होगी उसका लीडर भी यहाँ पर चूज रहेगा, लॉ मिनिस्टर्स एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सब क्या रहेंगे, किसके अंडर आते हैं, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC के अंडर ही आते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो CEC है और EC है वो क्या होते हैं, वो चूज होते हैं इन ग्रुप्स ऑफ पीपल के बेसिस पे, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये हाईलाइटेड नहीं है, बट इस वाले 4th पॉइंट को भी आप लिख लेना अपने रजिस्टर में, ये पूरा लिख लेना यहाँ तक, राज्यसभा तक इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये वाले तो हो गए हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा। इलेक्शन कमीशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है और बहुत ही ज़्यादा लाइटली मत लेना कि इसमें से इतना कुछ आएगा नहीं, आएगा इसमें से, बट जितना यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड हिस्ट्री ये पढ़ लेना अच्छे से, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर और ये वाले आर्टिकल्स और कितने आर्टिकल्स इसके अंडर है, ये अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो जाए। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन को भी हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही आज की क्लास में, और अपने जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसके नोट्स बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।